नमस्कार। आज का वीडियो बहुत दिनों बाद कानून से संबंधित एक शुद्ध विषय पर बना रहा हूँ। एक ये बीएनएसएस में नया प्रावधान किया गया है, जैसे कि जो लोग लगातार मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, जो देखते हैं, मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो नए कानून बने हैं, जो नए 3 कानून बने, आपराधिक विवेचना और आपराधिक कहिए कि ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन उससे संबंधित, उनके बारे में लगातार आपको बताता रहूँ। और मैं लगातार ये मानता हूँ कि जो नए 3 कानून हैं, उसमें बहुत भारी कहिए कि मात्रा में या भारी संख्या में उसमें बहुत गंभीर आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। और वो धीरे-धीरे करके जब उसको आप समझते हैं, उसका महत्व समझते हैं और उसका जब परिणाम सामने आएगा, कुछ साल बाद जब ये ठीक से लागू हो जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन इन कानूनों में किए गए हैं। तो ऐसा ही एक सेक्शन है बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 336। तो इसकी प्रेरणा असल में हुई कि मैं अभी पढ़ रहा था उसको 336 को, तो फिर मैंने देखा कि पुराने सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था और ये एक नया प्रोविज़न है और बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो आईओज़ हैं, जो पुलिस या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, और कोर्ट्स के लिए भी जानना ज़रूरी है। और जो डिफेंस या प्रोसिक्यूशन को जो पार्टीज़ होती हैं क्रिमिनल ट्रायल में, उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीधा-सीधा न्यायिक विचारण में जो डिलेज़ होते हैं, जो ट्रायल के डिलेज़ होते हैं, जो मुकदमेबाजी में जो समय लगता है, उससे संबंधित है। और उसको स्पीड अप करने के लिए उसमें एक बहुत बड़ा बोटलनेक रिमूव करने के उद्देश्य से ये प्राविधान किया गया है। प्राविधान क्या है? बड़ा सिंपल है। पहले क्या होता था, जो खासकर जो मेरे परिवार, पुलिस परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों, यहाँ तक कि जो कोर्ट बॉर्डर हैं या उनको भी पता होगा, जो आईओज़ हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, लॉयर्स हैं और जजेस हैं। जब क्रिमिनल ट्रायल होता है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस होती है, वो होती है फॉर्मल एविडेंस। एक तो उसमें आईओ की एविडेंस हो गई, एक फॉर्मल एविडेंस हो गई, और एक विटनेसेस की एविडेंस हो गई, और एक जो कंप्लेनेंट है उसकी एविडेंस प्रोसिक्यूशन की तरफ से होती है। तो जनरली क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो फॉर्मल एविडेंस होती है वो सामान्यतया अधिकांश मामलों में या तो किसी पब्लिक सर्वेंट की होती है, सरकारी आदमी की, या किसी एक्सपर्ट की होती है। जैसे कि किसी ने कोई ब्लड सैंपल लिया, खून आलूदा मिट्टी, अब उसका परीक्षण हुआ, तो जिस एफएसएल में जिस साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिफिक ऑफिसर ने उसका परीक्षण किया, उसकी एविडेंस वो एक फॉर्मल एविडेंस हो गई, एक्सपर्ट की एविडेंस हो गई। इस तरह से किसी की हैंडराइटिंग का अगर कोई परीक्षण हुआ है, उसका एग्जामिनेशन हुआ है, तो हैंडराइटिंग के परीक्षण करने वाला जो व्यक्ति है, जो एक्सपर्ट है, उसकी एविडेंस है, वो फॉर्मल एविडेंस, औपचारिक एविडेंस को उसको माना जाता है। ऐसे ही बहुत भारी संख्या में पुलिस ऑफिसर्स की एविडेंस होती है। जैसे कि थाने में जब इन्वेस्टिगेशन का काम चलता है, तो उसमें एक तो आईओ होता है, उसकी एक अलग एविडेंस होती है। इसके अलावा बहुत सारी फॉर्मल एविडेंस होती है। अब जैसे जिसने मुकदमा लिखा, एफआईआर लिखी, या उसको जीडी में उसमें दाखिला किया, मुकदमे का दर्ज मुकदमा की जो एंट्री हुई है, वो सारी चीज़ें हुई है, वो एक तरह की फॉर्मल एविडेंस है, जिसे कोर्ट के सामने आके केवल ये सिद्ध करना होता है कि ये अमुक अमुक मुकदमा मेरे द्वारा ऐसे ऐसे दर्ज किया गया था। इतना सा केवल कहना होता है। उसी के चक्कर में कभी-कभी ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को, उस कांस्टेबल को या मुहर्रिर को और हेड मुहर्रिर को हम लोग बहुत दिनों तक तलाश नहीं कर पाते, या कोई और ऐसी फॉर्मल एविडेंस है, जैसे कि मालखाना से संबंधित अगर कोई एविडेंस है, तो वो किसी सब इंस्पेक्टर के पास अगर उसका चार्ज है, एसएसआई के पास चार्ज है, या आईओ एसएचओ के पास उसका चार्ज था, उसमें कोई उससे रिलेटेड कोई एविडेंस है, तो पता चलता है कि बहुत दिनों तक उसको ट्रेस ही नहीं कर पाते हैं। यद्यपि अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए हैं और सामान्यतः पता चल जाता है कि अमुक पुलिस का व्यक्ति अमुक जगह पे पोस्टेड है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो ट्रेस नहीं हो पाता और उसके एब्सेंस में उसकी गवाही नहीं हो पाती और मुकदमा लगातार सालों साल लंबी चलता रहता है। दूसरी स्थिति होती है कि वो या तो किसी वजह से कोई विभागीय कार्रवाई के तहत सस्पेंड या बर्खास्त हो गया, डिसमिसल हो गया, या फिर रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद एविडेंस के लिए बुलाना यद्यपि मैंडेटरी है, कानूनी बाध्यता है, लेकिन थोड़ा-सा विलिंगनेस कम हो जाती है, और एविडेंस देने के लिए जो एक्स पुलिसमैन होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनको थोड़ा-सा एक हिचकिचाहट की स्थिति रहती है, तो उसको लेके भी बहुत बड़ा एक समस्या की स्थिति बनी रहती है, और इसके कारण भी मुकदमे कई बार बहुत-बहुत लंबे समय तक अनावश्यक डिले होते रहते हैं। एक और मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई खासकर जो पीसी एक्ट के मुकदमे हैं, या कोई और मुकदमा भी हो सकता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का हो सकता है, या किसी
पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई मुकदमा कायम हो गया और उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, तो जो प्रावधान है क्रिमिनल लॉ के, पहले सीआरपीसी में था और अब बीएनएसएस में है कि उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लेनी होती है। जैसे कि सपोज एनकाउंटर हुआ, अब उस एनकाउंटर में बाद में कोई शिकायत हो गई कि साहब फर्जी एनकाउंटर था, गलत हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें कुछ पुलिस वाले दोषी पाए गए। अब उनके खिलाफ चार्जशीट लगेगी, चूंकि वो कार्य उनके द्वारा उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के तहत किया गया था एज ए पार्ट ऑफ। अब ये अलग एक वीडियो का विषय है कि ये कैसे तय होता है कि एज ए पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी था या वो नहीं था। तो इसके लिए अलग से कुछ क्राइटेरिया हैं और उसको असेस करने के, उसको प्रमाणित करने के, वो अलग लंबा विषय हो जाएगा, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा फिलहाल। बट अगर ये मान के चलें कि वो उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी अगर उसने किया है तो फिर उसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अपॉइंटिंग अथॉरिटी की ली जाती है। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसे कि सपोज कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का मामला है तो उसमें एसपी होते हैं, अगर एसआई का, इंस्पेक्टर का है तो उसमें डीआईजी होते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जो धाराएं अलग से हैं, जिनका प्राविधान अलग से किया गया है, उसमें गवर्नमेंट ही सैंक्शन देती है, चाहे किसी भी रैंक के कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन सैंक्शन यानी कि अभियोजन स्वीकृति देनी हो। तो जो ऐसे मामले हैं उनमें क्या होता था कि बरसों बरस तक अभियोजन स्वीकृतियां लंबित पड़ी रहती थी। अब इसमें दो प्रोविजन किए गए। एक तो एक जगह किया गया है बीएनएसएस में कि अगर ऐसी कोई अभियोजन की स्वीकृति लंबित है तो उसको 4 महीने के अंदर उसका डिस्पोजल कर दिया जाए, देनी के नहीं देनी फैसला कर दिया जाए। यदि 120 दिन के अंदर वो नहीं दी जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि स्वीकृति दे दी गई है। ये एक अलग प्रोविजन है। यहाँ पे एक अलग इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो ये है कि जब स्वीकृति दे दी जाती है तो जिस समय ट्रायल चलता है बाद में, फिर उस समय उस सैंक्शनिंग अथॉरिटी जिसने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी है उसका एविडेंस होता है। तो उस एविडेंस को, मतलब अपनी स्वीकृति को प्रूव करने के लिए कि मैंने ही दस्तखत किया है, जो स्वीकृति मेरे द्वारा दी गई है, जो जिस अधिकारी ने, एसपी, डीआईजी या गवर्नमेंट के जो भी सचिवालय के अधिकारी हैं उनके द्वारा इसको प्रूव करने के लिए कोर्ट में आके एविडेंस देनी होती है। इसमें भी फिर वही कहानी होती है कि कभी या तो कोई ट्रांसफर हो गए, दूर चले गए, भारत सरकार डेपुटेशन पे चले गए या रिटायर हो गए, तो फिर उसमें बहुत दिक्कतें होती थी, बड़ा अनावश्यक डिले होता था। अब इसका भी एक प्राविधान ये कर दिया गया है कि अगर ऐसे कोई एक्सपर्ट है, जो मैंने उदाहरण आपको दिए बड़े डिटेल में समझा दिया, या तो कोई लोक सेवक है उसका कोई एविडेंस होना है, या कोई पब्लिक एक्सपर्ट है उसका कोई एविडेंस होना है, और या तो फिर कोई पुलिस ऑफिसर है उसका कोई एविडेंस होना है। तो नंबर एक, तो ऐसे जितने भी मतलब जितने भी इस तरह के एविडेंस हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर है पब्लिक सर्वेंट में, जिसने कि रिपोर्ट बनाई या पोस्टमार्टम किया, अब उसके एविडेंस के लिए कभी कभी प्राइवेट डॉक्टर से भी इंजरी रिपोर्ट होती है, उसको भी एविडेंस में शामिल किया जाता है। अब वो प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, वो कई बार कई समन्स आते हैं, फिर बीडब्ल्यू, फिर एनबीडब्ल्यू, वो सब होता रहता है, तब वो बहुत मुश्किल से आते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें प्रोविजन कर दिया 336 में कि वेयर एनी डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ए पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक एक्सपर्ट और मेडिकल ऑफिसर इज परपोर्टेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, एंड सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर इज आइदर ट्रांसफर्ड, रिटायर्ड और डाइड, या तो ट्रांसफर हो गया वहां से, या रिटायर हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई, या सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर कैन नॉट बी फाउंड और इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग डिपोजिशन, या तो उसका ट्रेस, जैसे मैंने सुबह बताया कि वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ, या वो एविडेंस देने की स्थिति में नहीं है। सपोज किसी को कोई बीमारी हो गई, अब वो बोल नहीं सकते, या इतने ज्यादा बीमार है कि वो कोर्ट नहीं आ सकते किसी भी वजह से, फिजिकल इनकैपेसिटी है, वो केस हो सकता है। और या फिर सिक्योरिंग प्रेजेंस ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट और ऑफिसर इज लाइकली टू कॉज डिले इन होल्डिंग द इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। इतना ज्यादा डिले हो जाएगा, जैसे कि सपोज कोई कहता है कि जी वो 6 महीने के लिए विदेश चले गए, या डेपुटेशन पे गए हैं, या उनका पता नहीं चल पा रहा, विदेश से जब तक आएंगे तो 3 महीना, 6 महीना या साल भर हो जाएगा, या किसी और वजह से डिले हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी ये दे नहीं सकते एविडेंस, इनको 3 महीना या 6 महीना लगेगा ठीक होने। ऐसे सारे केसेस में तो कोर्ट शैल सिक्योर प्रेजेंस ऑफ सक्सेसर ऑफिसर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, जो उनके उत्तराधिकारी उस ऑफिस में आए हैं, उस कुर्सी पे बैठे हैं, उस चेयर पे बैठे हैं, उनका एविडेंस कोर्ट ले लेंगे, शैल सिक्योर लेंगे, एक्सपर्ट और ऑफिसर हु इज होल्डिंग दैट पोस्ट एट द टाइम ऑफ सच डिपोजिशन टू गिव डिपोजिशन ऑन सच डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट जिसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है ट्रायल में, उसके बारे में जो एविडेंस होगी वो ऐसे ऑफिसर की हो जाएगी जिसने कि उनको सक्सीड किया है, जो उनके उत्तराधिकारी है, जिसकी एविडेंस ओरिजिनली केस डायरी में रिकॉर्डेड है। आई होप कि मैं बता पा रहा हूँ ठीक से। तो इससे बड़ा समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। फिर एक और प्रोविजन कर दिया उन्होंने, प्रोवाइजो डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट नो पब्लिक सर्वेंट, साइंटिफिक
expert or medical officer shall be called to appear before the court unless the report of such public servant, scientific expert or medical officer is disputed by any of the parties of the trial or other proceeding. इसमें एक चीज और ये खास कर दी कि उसको तब तक तो एविडेंस के लिए बुलाया नहीं जाएगा, यानी कि अगर वो ये सब परिस्थिति नहीं भी है ऊपर जो बताई, जैसे कि उसकी ट्रांसफर, रिटायरमेंट या डेथ हो गई, या उनको वो पता नहीं चल पा रहा है, उनका ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, या उनको डिले के बिना सिक्योर नहीं कर सकते उनकी प्रेजेंस, इन सब केसेस के ना होते हुए भी जब तक के कोई पार्टी उनके एविडेंस को डिस्प्यूट ना करे तब तक कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं बुलाएगा। नो पब्लिक सर्वेंट शैल बी कॉल्ड, तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे कोर्ट नहीं बुलाएगा कि इनको बुलाना ही बुलाना है, यानी कि मैंडेटरी है आना, ये नहीं होगा जो कि पहले था। एक और प्रोवाइजो दे दिया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिपोजिशन ऑफ सब सक्सेसर, यानी कि जो सक्सेसर होंगे, जैसे मैंने बताया कि जो उत्तराधिकारी होंगे उनका भी जो गवाही होगी, जो डिपोजिशन होगा, वो भी मे बी अलाउड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, उनको भी आने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए हो सकता है। जैसे मैंने कई बार अपनी पहली वीडियो बताया है कि अब जो प्राविधान किए जा रहे हैं धीरे धीरे जब से लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, तो जिस तरह की व्यवस्थाएं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा की जा रही है, आने वाले कई जगह तो हो चुकी है, आने वाले कुछ सालों में हर जिले की पुलिस लाइन में एक वीसी रूम बनेंगे जो कि कोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। ई प्रोसिक्यूशन एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू सारा का सारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, कोर्ट्स एंड प्रिजन्स, उन सबको इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा, उन सबको डवटेल कर दिया जाएगा, और फिर वो सारी की सारी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से सारी एविडेंस वहां चली जाएगी, यानी कि उसके लिए भी आने जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मुझे लगा कि मैं अपने दर्शकों को इसके बारे में बताऊं, और एक शुद्ध ज्ञान का विषय है, और ये निश्चित रूप से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, PCSJ या बाकी सारे APO वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, और प्रैक्टिसिंग पुलिस ऑफिसर्स के लिए, कोर्ट्स के लिए भी निश्चित रूप से एक अच्छा मार्गदर्शक विषय होगा, ऐसा मेरा प्रयास रहा है। अच्छा लगे तो इसको अप्रिशिएट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।